तो चुनाव नतीजों पर बात करने से पहले ताज़ा अपडेट जान लेते हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है और बीजेपी अकेले ही बहुमत के करीब पहुंच रही है। उनके साथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी बुरी तरह पिछड़ चुकी है। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का हाल बेहद खराब नजर आ रहा है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार है और उनकी सरकार रिपीट होती नजर आ रही है। इसके अलावा यूपी की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7 पर बढ़त बना चुकी है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी पर कांग्रेस आगे है और कर्नाटक के उपचुनाव में भी कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में कश्मकश भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम लगातार जो चुनावी चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, और मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों के चुनाव को देखकर ये लग रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट होती दिख रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में महायुति की आंधी चल रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी की मजबूत स्ट्रेटजी, मजबूत रणनीति, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला, और बीजेपी अकेले दम गठबंधन से बेहद करीब, रुझानों में अगर देखें तो बेहद करीब नजर आ रही है। और महायुति का जो फिगर है, महायुति के जो आंकड़े हैं वो 219 के आसपास, और एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी 55 पर सिमटती नजर आ रही है। और ये बड़ा एक तरीके से जनता का फैसला, जनादेश। उम्मीद की जा रही थी कि महाविकास आघाड़ी और महायुति की कड़ी टक्कर होगी, लेकिन जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, जो जनादेश देखने को मिल रहा है, उसमें महाविकास आघाड़ी कहीं भी टिकती नजर नहीं आ रही है। तो लगातार महायुति 220 का फिगर पार कर चुकी है, एमवीए 54 पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में 50 के फिगर पर इंडिया ब्लॉक है +2, यानी कि पिछली बार से 2 अधिक संख्या देखने को मिल रही है 50 पर। और चुनाव से जुड़ी, देखिए, रुझान जो है परिणाम में बदलेंगे, क्योंकि रुझान भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और जो मार्जिन है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है लगातार। और हमने जो कहा था वो सामने दिखाई दे रहा है। हमने जो काम किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो, या बिजली फ्री करने की बात हो 200 यूनिट तक, सर्वजन पेंशन, महिला सम्मान योजना, सबका जो इनाम है जनता देने जा रही है, और इनाम अब परिणाम में दिखाई देगा। राष्ट्र नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। जो सरकार थी झारखंड में, मैं कह रहा हूं झारखंड भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेगा। कारण ये है, ये इंडी सरकार ने इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महायुति बढ़त बनाता जा रहा है और महाविकास आघाड़ी हर मिनट पिछड़ती जा रही है।
और हमारे साथ इस चुनावी चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष कर्णवाल और पॉलिटिकल एनालिस्ट स्वामी दिव्य ज्ञान महाराज जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और नवरत्न जी, महाराष्ट्र को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र में जबरदस्त कमबैक किया है आपने, 6 महीने के अंदर तस्वीर बदल दी। लोकसभा चुनाव में आप 23 से 9 में आ गए थे और अब इतना जबरदस्त कमबैक किया है कि मुझे लगता है कि कहीं अकेले दम ही आप सरकार बनाने की स्थिति में ना दिखे। आलोक जी, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी प्रचंड बहुमत में, प्रचंड मतों से भाजपा को और एनडीए गठबंधन को विजय बनाया, विजय श्री की ओर लेके जा रहे हैं। ये जीत मोदी जी के काम की जीत है, ये जीत मोदी जी के विश्वास की जीत है, ये जीत मोदी जी के महाराष्ट्र की जनता के प्रति प्यार की जीत है। आप देखिए कि जिस प्रकार से आज रिजल्ट आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 220 सीटें, 288 में से 220 सीटों पर एनडीए बढ़त बना रही है। निश्चित ही ये जीत जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए और भाजपा के लिए बहुत बहुत साधुवाद वाली जीत है। जी बिल्कुल। मनीष कर्णवाल जी, हरियाणा की तरह ये जीती बाजी भी हरियाणा की तरह आप महाराष्ट्र भी जीती बाजी हार गए। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। राजीव कुमार जी ने शायद जो खेल करा है उसी की वजह से दिखाई दे रहा, नहीं तो जमीन पे तो परिस्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत थी। जहां एक तरफ राहुल गांधी जी की, शरद पवार जी की रैलियों में भयंकर भीड़ आ रही थी, राउत साहब की रैलियों में भयंकर भीड़ आ रही थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की भीड़ में, जिसमें स्वयं मोदी जी शामिल थे, अमित शाह जी शामिल थे, उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली कुर्सियां होती थी। तो ये जनता को हमें सही जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे हो सकती है। आप देखते हैं जैसे 10 लाख वोट बढ़ाए जाने की खबर आ रही है कि रातों रात 10 लाख वोट बढ़ाए गए हैं, उसका असर है, किस चीज का असर है, और निश्चित रूप से जनता का फैसला नहीं हो सकता। स्वामी जी, मुझे लगता है महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारा काम कर गया। देखिए, महाराष्ट्र में मेरा जो विचार है वो जीत भाजपा की नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो छोटी छोटी बैठकें हुई हैं और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू जागरण मंच जैसे जो चुनावी ये हैं, जो चुनाव में सहयोग मिल रहा है, उसका काउंटर जो महाविकास अघाड़ी है वो नहीं कर पाई है। कारण है, मुझे लगता है इसी कारण से बीजेपी वहां जीतती हुई नजर आ रही है। ठीक बात है। नवरत्न जी, लगातार हम लोग देख रहे थे कि हरियाणा के बाद से जो हौसला एक तरीके से आप लोगों का बढ़ा, उसको लेकर बीजेपी के सारे छोटे बड़े नेता एक ही बात कहते थे कि जैसे हरियाणा हम जीते, क्योंकि हरियाणा आपके लिए हारी बाजी थी, आपने जीत में पलटा उसको, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आपने बड़ी जीत की तरफ इस चुनाव को पलट दिया और अपने खेमे में बड़ी जीत लेकर आते दिख रहे हैं। आलोक जी, आप देखिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे ने जो पहले सरकार चला रहे थे एनडीए के साथ में, उन्होंने उनके साथ करप्शन, इतनी सारी चीजें जुड़ी, तो भाजपा ने उनके साथ अपना सहयोग जो था वो वापस लिया। तो इस क्षण आपने सारी चीजें उस पूरे पृष्ठभूमि को आपने बहुत नजदीक से देखा है। एज ए वरिष्ठ पत्रकार मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप देखिए यूपी के अंदर हमारा हरियाणा जो पिछला चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जाकर के, हमारा माइक्रो मैनेजमेंट बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, बूथ लेवल पर जब हम लोग जाते हैं तब काम करते हैं। अभी मनीष जी बता रहे थे कि आप महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने कुछ सेटिंग करी है, जहां पर ये जीतते हैं वहां पर तो कोई सेटिंग नजर नहीं आती। अब आप झारखंड में, अगर झारखंड की हम बात करें, वहां पर इस समय इंडिया जो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूं कि वहां पर थोड़ा सा हम अभी भी आश्वस्त है कि वहां पर भी हम सरकार बनाने की जो भूमिका में आ सकते हैं। देखिए बाकी वक्त क्या होता है, लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र की जनता के अंदर लोगों के डोर टू डोर जाकर के हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के काम किया, ये निश्चित उसी प्रकार वही जीत है। जी बिल्कुल। मनीष जी, जातिगत जनगणना, संविधान, अडानी, इसको लेकर लगातार राहुल गांधी जी हमलावर रहे बीजेपी और बीजेपी गठबंधनों पर, महायुति पर, लेकिन कोई काम नहीं आया महाराष्ट्र में। देखिए, राष्ट्रीय स्टेट की दौलत तो काम आई रही है,
इनके राष्ट्रीय महामंत्री पकड़े गए थे, उस दौलत को लिए हुए बैठे हुए वहां पर दिखाई दिए थे। नहीं, उस पर भी उन्होंने मानहानि का दावा ठोक रखा है। उस पर भी कहा है कि माफी मांगे, नहीं तो बताएं कि 5 करोड़ कहां दिखे उनको। जी, वो फॉर्मेलिटीज है, बीजेपी पूरी करेगी उन चीजों को, पर जनता इतनी बेवकूफ नहीं उसे दिखाई दे रहा है। और जो मेरे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे, महाराष्ट्र से खबर आई है कि 10 लाख वोट बढ़ाए गए हैं, झारखंड से कोई ऐसी खबर नहीं आई। तो उसका आप जो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां के परिणाम क्या है और महाराष्ट्र के परिणाम क्या है। इसलिए अब हिंदुस्तान की जनता निश्चित रूप से समझ चुकी है, हरियाणा को देखने के बाद, मध्य प्रदेश को देखने के बाद, राजस्थान को देखने के बाद और अब महाराष्ट्र को देखने के बाद कि राजीव कुमार जी पहले तो ईडी सीबीआई सारा काम करती है, उसके बाद मेन खेल आता है, उसके बाद आता है राजीव कुमार जी का। तो राजीव कुमार जी ने जो खेल करा है, निश्चित रूप से इसके बारे में हमारे पार्टी का हाईकमान कुछ ना कुछ सोचेगा, निर्णय लेगा, गठबंधन निर्णय लेगा और आगे का रास्ता दिखाने का काम करेगा। जी बिल्कुल। स्वामी दिव्यज्ञान जी, 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को अपने सर आंखों पर बैठाती है और 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो पूरी तरीके से साफ हो जाता है महाविकास आघाड़ी। ये जो कम बैक किया है उसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं? देखिए, यहाँ पे सीटों पर बढ़िया मंथन किया गया है और संघ प्रचारक तो उनकी राय मानी गई है। इस बार टिकट वितरण में ये राय मानी गई है। मैंने जहां जहां का आंकड़ा लिया है वहां वहां आरएसएस की हर एक जगह पे बात मानी गई थी। इसी कारण से है कि मेरे को लगता है इसी कारण से वहां पर यह चीज निकल रही है। बीजेपी जहां संघ और भाजपा में समन्वय होता है आज जीतती है, जहां संघ और भाजपा समन्वय नहीं हो, संघ में वो लोग प्रचारक है उसके शुद्ध प्रचारक होते हैं और ये क्या नाम है, अखिल भारत विद्यार्थी परिषद से आए हुए लोग नहीं होते। वहां निश्चित तौर पर वहां सीटों पर वहां पर जो आकलन होता है वो ठीक होता है उम्मीदवारों का। मेरा ये स्पष्ट मानना है संघ के सदन में भाजपा की, इसलिए भाजपा जीती। जी बिल्कुल। नवरत्न जी, महाराष्ट्र में तो आंधी चल रही है आपकी, 126 सीटों पर आप अकेले, यानी कि बीजेपी अकेले रुझानों में आगे है और बाकी गठबंधन, महायुति गठबंधन 220 सीटों पर आगे चल रहा है। इतना जबरदस्त कमबैक शायद आप लोगों को भी उम्मीद नहीं होगी। आलोक जी, ये उम्मीद मैंने आपको भी बताया, ये उम्मीद मोदी जी के विश्वास की जीत है, ये उम्मीद महाराष्ट्र की जनता की जीत है। हमने जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो हमारे जो एक खामियां रही, उन खामियों को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार माइक्रो मैनेजमेंट किया, माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से जिस प्रकार हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जाकर काम किया, क्या हमारे लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने पहले क्या क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों का आकलन कर हम लोगों ने उस सारी चीजों के ऊपर काम किया, जिस चीज का आप आज नतीजा रिजल्ट देख रहे हैं। अभी पीछे स्वामी जी बता रहे थे जिस प्रकार संघ ने और विद्यार्थी परिषद, ये संघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये सब एक आयामी संगठन है जिनके माध्यम से एक हिंदू जागृति का काम होता है। आप देखिए, जो बटेंगे और कटेंगे वाले जो पिछली बार इन्होंने बोला था, अबुद्दीन ओवैसी हो गए, या जो भी आपने देखा जो उन्होंने वहां पर महाराष्ट्र में एक आक्रोश रैली निकाली थी, तो उन सब चीजों का जनता को समझ में आया कि हाँ, अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और ये सब जीत और एक और सेफ की जीत है। जी मनीष जी, झारखंड में सबसे कमजोर कड़ी आप ही थे, भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पर ही लगे। धीरज साहू आपको पता ही है, उसके बाद फिर आलमगीर आलम जो आपके विधायक दल के नेता थे, सरकार में कद्दावर मंत्री थे, उसके बाद भी आपका गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन कम बैक कर रहा है। ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी राहत का विषय है और इस पे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का बड़ा हाथ नजर आ रहा है, बड़ी सफलता उनकी नजर आ रही है।
देखिए, निश्चित रूप से वहां पे इंडिया ब्लॉक जो है वो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, परंतु क्योंकि राजीव कुमार जी की कृपा उस तरफ को नहीं गई, तो जो वास्तविक रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो एक है और सेफ है वाला तो नाराज कल आपको दिखाई दे रहा है। इस सेठ जी के, राष्ट्रीय सेठ जी के साथ में है तो सेफ है। अभी अमेरिका से कॉल आ रही है, पता लगा कितने सेफ हैं। उस चीज को छोड़ दीजिए, एक बार सेफ बटेंगे तो कटेंगे। ये जो जहालियत भरे जो होते हैं ना नारे, वो राजनीति को खराब करने का काम करते हैं, समाज को खराब करने का काम करते हैं। इनसे कहीं पे कोई आपस में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं बढ़ता। परंतु निश्चित रूप से ना इसमें आरएसएस कुछ कर सकी है, ना कोई एबीवीपी का कोई हाथ है। ये केवल केवल और केवल राजीव कुमार जी का, राष्ट्रीय सेठ जी के पैसों का हाथ है, जिसको बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिखाई दिए थे। और उप मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा था अभी थोड़े दिन पहले कि गठबंधन की वजह से हो सकता है हमारी सरकार आ जाए। तो जब उप मुख्यमंत्री जो पहले पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उन्हें ही भरोसा नहीं था कि उनकी सरकार आ सकती है, और उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जो 4-4 रैलियां छोड़ के भाग लिए, जिनकी रैलियों में भीड़ नहीं थी, जिसको गुरुद्वारे से ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि भैया ये संगत चल रही है यहाँ पे आप अपनी पार्टी के तमाशेबाजी मत कीजिए। इन लोगों का कोई खेल रोल नहीं है। इसको महाराष्ट्र में केवल कृपा महाराष्ट्र में जो है वो राजीव कुमार जी की और राष्ट्रीय सेठ जी के पास से आ रही है। जी बिल्कुल। स्वामी जी, झारखंड में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड के फिगर के मुताबिक अभी इंडिया ब्लॉक 49 सीटों पर रुझान में आगे चल रहा है और एनडीए 30 सीटों पर आगे चल रही है। और मुझे लगता है कि वहां की भी तस्वीर, जैसे महाराष्ट्र की तस्वीर साफ है, वैसे ही झारखंड की भी तस्वीर साफ नजर आ रही है कि वहां पर हेमंत सोरेन कम बैक करते नजर आ रहे हैं। और उस पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, इमोशनल अंदाज में चुनाव प्रचार किया, उसका बड़ा फायदा कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को मिलता दिख रहा है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या हेमंत सोरेन को जेल भेजना, जेल जाना उनका ये फायदेमंद साबित हुआ? क्योंकि फिगर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मैं आपसे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने झारखंड के 70 विधानसभाओं का दौरा किया है, तो यहाँ 41 ऐसी सीटें हैं जिसको फाइट है। 19 सीट ऐसी है झारखंड में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है, और सीट है बीजेपी की जहां वो निश्चित जीत रही है। उसके 41 ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला कहीं भी जा सकता है। जो आप बताएं, इंडिया गठबंधन की जीत का कारण मेरे अनुसार जो इनके सब्सिडरीज हैं जेएमएम की, उनको सपोर्ट कर हैं आदिवासी संगठन और चर्च, उन्होंने काफी जबरदस्त काम किया है इनके पक्ष के लिए। तो आप जैसे देखेंगे कि गुमला जो जिला है उस 3 सीट है डीवी बाहुल्य, वहां के चर्च ने 350 रांची में जीती अपने वोटर्स को ले जाने के लिए। ऐसा सूत्र बताते हैं, हमारे यहाँ इमेज काम करती है, उसे वोट दिलाने के लिए ले जाया गया। और ये माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा और एनडीए इस पर नहीं समझ पाती है इसको यहाँ पे। तो जो इमोशनल खेल रहे हैं, प्रचार के तरह खेले जा रहे हैं भाजपा के तरफ से, इमोशनल खेले जा रहे हैं झारखंड मुक्ति की तरफ से, लेकिन माइक्रो लेवल मैनेजमेंट और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को समझ में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शिवराज हिमंता बिस्वा पर निर्भर हो। जी बिल्कुल। कारण यहाँ पर जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, तो सुनिए, और शिवराज सिंह के निर्णय और वरे जो यहाँ पर सर्वे करती है, उस बातों के अनुसार बेसिक कंट्रीब्यूशन निल है,
आएगा। और वो आपसे आके सर्वे किए, सोशल माध्यम से सर्वे किए और स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से सर्वे किए। जी ठीक है। इन चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी एक रिएक्शन आया, वो भी सुन लेते हैं, और इसके बाद गौरव भाटिया का भी एक रिएक्शन है, वो भी सुन लेते हैं। जो शुरुआती रुझान आए हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षा और आशा के अनुसार जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास भाजपा भी व्यक्त कर रही। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखिए, डिवाइड एंड रूल वो कर रहे हैं जो भारतीयों का हक घुसपैठियों को देने जा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वो करते हैं जो उलेमा से फतवा जारी कराते हैं, वो करते हैं जो मौलानाओं को सामने लाते हैं। और अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी बिल्कुल। नवरत्न जी, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में, महाराष्ट्र आप जीत रहे हैं, लेकिन झारखंड में अभी आप बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं और बहुत पीछे हैं अभी इंडिया ब्लॉक से। इसलिए सवाल बनता है कि चुनाव से ठीक पहले आपने जेएमएम को तोड़ा, आपने उनके सबसे विश्वसनीय साथी चंपई सोरेन को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया, आपने डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाया। आपके पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी यूसीसी की बात करते हैं और ये कहते रहे लगातार पूरे चुनाव में कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पर यूसीसी लागू होगा। उसके बाद भी आपका जादू नहीं दिखा। कहाँ रणनीति में कमी रही? आलोक जी, झारखंड के अंदर अभी हमारी पार्टी का विचार अभी चलेगा, वहां पर मंथन चलेगा कि कहाँ पर हम लोगों से क्या एक छोटी सी चूक रह गई। इसके ऊपर निश्चित केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश इकाई को लेकर के केंद्रीय संगठन एक बार बैठ करके उस पर अवश्य चिंतन करेगा। उसके ऊपर चिंतन करने वाली बात है, लेकिन फिर भी हमारा एक जो 28-30 सीटों पर अभी बढ़त चल रही है, 35 सीटों पर अभी मैं देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी हम 35 सीटों पर पहुंचे। इसकी कोई ना कोई चमत्कार अभी दोबारा हो सकता है। अभी पूरे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, अभी परिवर्तन की दौड़ चल रही है, सुबह से बढ़त चल रही है। अभी हम अपना एक अभी तक उम्मीद बनाकर बैठे हैं कि सरकार शायद हम अपनी बना पाएंगे। और जो रही यूसीसी की बात, तो आप जब सरकार हमारी वहां पर आती, हमने जनता के बीच में इस बात को रखा था कि अगर हमारी सरकार वहां पर बनेगी तो निश्चित हम वो कानून लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल एनालिस्ट तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। तनुज दीक्षित जी, हरियाणा चुनाव के बाद एग्जिट पोल पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए थे। लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल बहुत सटीक नहीं बैठे। उसी तरीके से हरियाणा चुनाव में तो 13 में से 12 एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ, लेकिन सब कुछ उलट पलट। इस महाराष्ट्र के चुनाव में एग्जिट पोल सटीक बैठे, मैच कर रहे हैं, विश्वसनीयता वापस कायम होती दिख रही है। आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी आ गई, आवाज आ गई, आप बोलिए। जिस तरीके से 2023 में 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और हमने ये देखा कि उन चुनाव के अंदर भी जो एग्जिट पोल्स थे उस पर कहीं बीजेपी को लीड करते हुए बता रहे थे, कहीं कम बता रहे थे, कहीं कम लीड कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में परिणाम आए, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लीड करी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लीड करी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सहित तीनों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरीके से जब महाराष्ट्र में भी, क्योंकि देखिए इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा कि यह किस तरीके से महायुति का एक गठन हुआ है, बीच में एनसीपी से अलग होकर के अजित पवार ज्वाइन हुए हैं, एकनाथ शिंदे किस तरीके से शिवसेना से हट करके अपना खुद का गुट बना करके लीड करा और सीएम बने। काफी सारे राजनीतिक उलटफेर हुए थे, लेकिन
जनता अपना फायदा देखती है, जनता अपने नेता को खुद चुनती है, जनता अपने कार्य करने वाले लोगों को चुनती है। आज महाविकास अघाड़ी के अंदर वो फैक्टर की कमी है। अगर हम बात करें कि क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर महाराष्ट्र की जनता अपना फ्यूचर क्या देख रही थी, तो वो उन्हें बड़ा संदेहास्पद लग रहा था। ऐसे में उन्होंने महायुति यानी एनडीए गठबंधन सरकार को चुनना उचित समझा। अभी एक जानकारी के अनुसार 288 सीटों में से लगभग 222 सीटों पर एनडीए यानी महायुति जो है आगे चल रही है, जो कि 3/4 का आंकड़ा होता है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है आलोक जी। महाराष्ट्र के अंदर एक मैजिकल फैक्टर, एक मोदी फैक्टर, और इतने, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र से संपूर्ण राष्ट्र की राजनीति इफेक्टेड होती है, और ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से महायुति की सरकार बनेगी तो वो काफी सारे फैक्टर्स और भी हैं जो जनता को मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग फायदे में पहुंचेंगे। जी तनुज भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 128 सीटों पर अकेले बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, जबकि वो 145-46 सीटों पर तो चुनाव ही लड़े थे और उसके बाद वो 128-30 सीटों पर रुझानों में आगे चले हैं। तो ये बीजेपी के लिए अपनी व्यक्तिगत भी बड़ी जीत है, और ये स्ट्राइक रेट पे भी बीजेपी बहुत आगे है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो अपनी व्यक्तिगत रणनीति रही, अपनी पार्टी की जो रणनीति रही, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर कामयाब होती दिख रही है। देखिए आलोक जी, जिस तरीके से बीजेपी का एक बहुत प्रमुख नारा है सबका साथ सबका विकास, तो देखिए हमने देखा जब टिकट वितरण हो रहे थे महायुति के, मतलब एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और जो शिंदे गुट है उनके और अजित पवार के साथ में, तो बीजेपी की अंतरकला हमने या एनडीए की अंतरकला हमने कहीं नहीं देखी। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर के जितने विवाद थे, जनता ने भी उसको भापा। राहुल गांधी खुद उससे असंतुष्ट थे, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी एक ट्वीट में बताया था। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात, हम जिस गठबंधन की बात करते हैं, जिसे हम इंडी अलायंस का नाम दे चुके हैं लोग बाग, और इंडी अलायंस गठबंधन की अगर बात करें तो उनकी एकता क्यों उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देती है, क्यों उनकी एकता हरियाणा के चुनाव में दिखाई नहीं देती है, क्यों उनकी एकता, तो देखिए वही सीट शेयरिंग का, जब अखिलेश यादव ने भी, आपको ध्यान होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती दी थी कि हमारी पसंद की 5 सीटें दी जाए, अन्यथा हमारे कैंडिडेट 25 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। तो देखिए ऐसे कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जनता भी समझती है कि जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, किसी भी रूप से जनता को जो फायदे पहुंचना है वो बहुत मुश्किल होंगे। और इस तरह की अगर सरकार बनती है तो कौन अपना फायदा देखेगा और कौन जनता का फायदा, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसीलिए जनता ने अपना विश्वास जो है बीजेपी के साथ, महायुति के साथ, एनडीए के साथ पूरा समर्थन भी दिया, और मैं कहूंगा इसे बम्पर जीत के रूप में देखने को मिलेगा। ये बम्पर जीत है महायुति की महाराष्ट्र में, और ये बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए जब कभी भी जनता के लिए, जनता के साथ अगर काम किए जाते हैं तो पार्टियों को निश्चित रूप से जो फायदा है वो पहुंचता है, और वही फायदा हम देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। नवरत्न जी, अब तो ये माना जाए कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलने जा रहा है, क्योंकि मतदान से 1-2 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे जी ने भी कह दिया था कि वो सीएम की रेस में आगे नहीं है, और अब ये जो फिगर आ रहे हैं 128-30 सीटों पर बीजेपी अकेले दम आगे चल रही है, तो ऐसे में तो सारी चीजें क्लियर हैं। आलोक जी, ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारी पार्लियामेंट्री वोट का है, वही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। मनीष जी, संजय राउत जी का एक बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जनादेश नहीं है, ये जनादेश स्वीकार नहीं है, और मशीनरी को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया गया था, और ये नतीजे उनको कबूल नहीं है, जनता का फैसला नहीं है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है? आप लोग संजय राउत जी के साथ हैं? निश्चित रूप से जो दिखाई दे रहा है, जो फील्ड पे था वो ईवीएम में दिखाई नहीं दे रहा है। इवन जो उस पर बैलेट जब खुले थे, जो बैलेट पे दिखाई दे रहा था, वो भी अब मशीनों पे खुलने पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से जनता के वोटों की लूट की जा रही है, राष्ट्रीय सेठ के पैसों से करी जा रही है और राजेश कुमार जी के माध्यम से करी जा रही है। निश्चित रूप से जनता के वोटों को लूटा जा रहा है, और यह जैसा हरियाणा का फैसला था, किसी को भरोसा नहीं था। अब ये तो शायद राजीव कुमार जी का बस नहीं चल पाया, नहीं तो राष्ट्रीय सेठ की एक एजेंसी ने
मुंबई में बताया था कि जबकि भाजपा लड़ रही केवल 3 सीटों पे, तो उन्होंने भाजपा को 5 सीटों पे जीता हुआ दिखा दिया था। तो अगर हो सकता है राजीव कुमार जी भी ये कल को कर दें कि भाजपा लड़ी 130 सीटों पे है, तो हो सकता है कल को 150 में जीता हुआ भी दिखा देगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव में जिस तरीके से धांधलियां हो रही है, निश्चित रूप से हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। केवल एक पार्टी एक राष्ट्रीय स्टेट को जमीन जायदाद लुटवाने के लिए जिस प्रकार से धांधलियां कर रही है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन का रूप लेगी और हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। झारखंड में क्या है? झारखंड का फैसला स्वीकार है? झारखंड में आप देखिए ना, महाराष्ट्र में 10 लाख वोट बढ़े हुए आए, तो आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है। झारखंड से ऐसी कोई खबर नहीं है कि वहां पे 1 वोट बढ़ाया 10,000 वोट बढ़े, तो वहां पे क्या नतीजे दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाता है। ये संकेतों में समझा जा सकता है। अगर ये दोनों जगह छेड़छाड़ करते तो आप ये सवाल न कर पाते कि झारखंड में क्या है। इसलिए भी छोड़ा जाता है कि भाई छोटा स्टेट ही नहीं जीतवा दो, जहां पर हमारे राष्ट्रीय स्टेट का माल का मामला आ जाता तो वहां पर अपना उस काम को निपटा लो। जहां आप जीत रहे हैं वहां सब ठीक है। समझना पड़ेगा। झारखंड आप जीत रहे हैं तो वहां सब ठीक ठाक रहा, लेकिन महाराष्ट्र में गड़बड़ी हो गई। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा, शायद आप मेरी बात सुन नहीं पाए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि महाराष्ट्र में 10 लाख वोट बढ़ाए गए हैं कल शाम की डेट तक, और झारखंड से ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो ये क्या दर्शाता है? इसको आप एनालिसिस कैसे करेंगे? आप एक पत्रकार हैं, आप बताइए। आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी वोटर हैं, आप किस तरह से इसका एनालाइज करेंगे? नवरत्न जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार अभी मनीष जी बता रहे हैं कि राजीव जी का जादू झारखंड में नहीं चला और महाराष्ट्र में चल गया, अगर यही चीज झारखंड के लिए, मैं यही बता रहा हूँ इनको कि राजीव जी झारखंड के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा इनका मानना है। अभी तो थोड़ी देर बाद वो संजय राउत जी का मैं बयान सुनता आपके टीवी के माध्यम से कि मुझे उनके बयान में ऐसा लगता है कि घिसियाने बिल्ली खंबा नोच रही है। अब जब वो हार रहे हैं, उनको अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही है। उन्होंने जो जनता के साथ धोखा किया है, उद्धव ठाकरे ने जो जनता के साथ धोखा किया है, ये जनता ने उस चीज का जवाब उनको दिया है। जनता ने उनके मुंह पर कड़ा तमाचा मारा है अपने वोट के माध्यम से। उन्होंने तमाचे की चोट वोट के माध्यम से दी है। अभी थोड़ी देर पहले संजय रावत जी हो गए, उन्होंने ये कहा था कि राजीव कुमार जी, सारी एजेंसियों को उन्होंने बता दिया था कि महाराष्ट्र में सब लोग भाजपा को या एनडीए गठबंधन को जिताने में लगे। मुझे बहुत हास्यास्पद ये बातें लगती है, इतनी मूर्खता वाली बातें करते हैं। और झारखंड में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि राजीव कुमार जी ने झारखंड में जाकर के किया। अडानी को महाराष्ट्र में लेकर के आ गए। गौतम अडानी ने महाराष्ट्र के अंदर फाइनेंस किया, या विनोद तावड़े जी के ऊपर जो बयान दिया, विनोद तावड़े जी ने उसके ऊपर स्वयं मानहानि का दावा लगाया कि या तो वो उस चीज को साबित करे, नहीं तो वो उस चीज के जनता के सामने आकर के माफी मांगे। जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ नवरत्न जी। और इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उनका एक बयान आया है। वो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं झारखंड में, और इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान आया है, वो भी सुन लेते हैं। चुनाव के बाद हम सब लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं झारखंड में इस बार 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी, और सरकार एनडीए गठबंधन की यहां बनेगी। क्या कुछ ऐसे निर्णायक फैक्टर्स रहे जो कारगर साबित हुए आप लोगों के लिए? तो ये निर्णायक फैक्टर तो कई थे, उसमें से एक तो जैसे हमने कहा कि करप्शन ऊपर से लेकर के नीचे तक आम लोग उससे परेशान थे, तबाह थे। कानून व्यवस्था भी बिगड़ा हुआ था, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। और फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि हेमंत सरकार उनको यहाँ बसा रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं, और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे। लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से, और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट होती है। उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई।
लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। तो स्वामी जी, आपने बाबूलाल मरांडी जी को अभी सुना, उनको अभी भी उम्मीद है कि वहां पर एनडीए कमबैक कर सकता है और वो कह रहे हैं कि 51 सीटें एनडीए को आएंगी। अब क्या उम्मीद बची है वहां पर झारखंड में? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था झारखंड में 41 ऐसी सीटें हैं जो किसी भी ओर जा सकती हैं। तो उनकी बयान में उतनी सीटें तो नहीं आई। हाँ, अगर उन बाबूलाल मरांडी को कैंडिडेट सेक्शन में उनकी बात पूरी तरह चली होती तो उन्होंने 51 विधानसभा पर लीड दिया था लोकसभा चुनाव। तो अगर उनकी बातें मानी गई होती कि वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता है बाबूलाल मरांडी, तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन वो नेता हैं, वो अपनी बड़ाई तो करेंगे ही करेंगे, है ना। मैं जब उनका इंटरव्यू करने गया तो उन्होंने भी ये बात मेरे से की कि 51+ लाएंगे, लेकिन ऐसा मेरे को होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, अब तो तस्वीर लगभग क्लियर है। तनुज जी, आप क्या कह रहे हैं झारखंड की राजनीति को लेकर? चूंकि अब बहुत तस्वीरें बिल्कुल साफ होती नजर आ रही हैं और अब नहीं लगता कि वहां पर एनडीए कमबैक कर पाएगा। तनुज जी की आवाज नहीं आ रही है। जी आलोक जी, आप बोलिए। अब आप आलोक जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी आलोक जी, मैं कह रहा हूँ कि अपनी भावों की प्रवक्ता को भी सुंदर रखे। जिस तरीके से बड़ी खुशी की बात बता रही थी झारखंड के लिए, तो ध्यान हो कि कांग्रेस जो है पिछली बार 17 सीटों के साथ लीड कर रही थी झारखंड के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार कांग्रेस के लगभग सिर्फ 14 सीटों पे बढ़त है, यानी 3 सीटों के नुकसान पर है कांग्रेस। पता नहीं क्यों, खुशियों की लहर है, लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है कि कांग्रेस कुछ बेहतर कर पा रही है। हालांकि 30 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वहां पर सबसे बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ रही थी, और बीजेपी ने लगभग 68 सीटों पे चुनाव लड़ा था 81 में से। तो देखिए, ऐसे में बीजेपी की जो लीड है वो 28 सीटों की है। इसका मतलब ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को 25 और बीजेपी को 25 सीटें थी चुनाव में, तो वही इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अच्छा प्रदर्शन कर ही चुका है, लेकिन वही 31 सीटों के साथ आगे चल रहा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी भी 28 से 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसका मतलब ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की भी लोगों ने पसंद बनाकर रखी और 3 से 4 सीटों की फायदे में झारखंड में देखने को मिलती है। वहीं कांग्रेस की बात करें और महाराष्ट्र के अंदर, तो देखिए महाराष्ट्र के जो समीकरण रहे हैं वो टिकट वितरण के, वही बहुत अपने आप में अलग से थे महाविकास अघाड़ी के। और वहीं हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा जो कि 168 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं वो चीज भी फैक्टर देखने को मिलता है कि 168 में से लगभग 125 सीटों पे बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। और ये शुरुआती रुझान जो देख रहे हैं इससे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं झारखंड में भी अगर सरकार नहीं भी बनती है तो भी ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो ओवरऑल इस बार की तुलना में काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। नवरत्न जी, बड़े राज्य को तो आपने जीत लिया, लेकिन झारखंड की हार की टीस तो आपके दिल में होगी। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी का केंद्र नेतृत्व है हमारा संगठन, और हमारे जो वहाँ की इकाई है उससे निश्चित हमारी बातचीत होगी। और अभी एक उम्मीद की किरण हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, हमारे नेताओं के अंदर है कि अभी हम लोग शायद कोई परिवर्तन अच्छा परिवर्तन वहाँ पर आ सकता है। पिछली बारी से ज्यादा इस समय हमने अपने सीटों को बढ़ाया और उस बढ़त के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी हम 35 सीटों पर आगे चल रहे हैं।
और अभी आकलन 41 सीटों का 41-42 सीटों पर आज जो आएगा वो इंडिया गठबंधन भी काफी घट रहा है, जो 50 थी वो 45 हो गई उसकी सीटें। निश्चित अभी हमें उम्मीद है कि हम वहां पर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। जी मनीष जी, जैसे आप लोगों ने हरियाणा में जाट वर्सेज अदर्स करने की कोशिश की थी लेकिन मात खा गए, उसमें अदर्स सब एकजुट होकर बीजेपी के साथ चले गए और आप मात खा गए, वैसे ही यहाँ पर भी आप लोगों की कोशिश थी कि मराठा प्लस अल्पसंख्यक ये आपके साथ रहे और महाविकास अघाड़ी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो आपके पास मजबूती के साथ अल्पसंख्यक रहे और ना ही आपके साथ मराठा रहे, जिसकी वजह से आपकी हालत ये हो गई कि आप 50 और 60 के बीच में सिमटते नजर आ रहे हैं। मनीष कर्णवाल जी, मनीष कर्णवाल जी को मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। स्वामी जी, स्वामी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मेरी आवाज है। आप मनीष कर्णवाल जी, आपने मेरी बात सुनी थी? ठीक है, चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े चेहरे, उद्धव ठाकरे वो भी मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, और शरद पवार वो राष्ट्रीय राजनीति के भी बड़े चेहरे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के तो निश्चित रूप से बड़े चेहरे। 38 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री हो गए थे महाराष्ट्र की राजनीति में। इस चुनाव में दोनों के अस्तित्व को खत्म कर दिया है, महायुति की आंधी ने इन दोनों को खत्म कर दिया है, इनकी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया है। इसके लिए ये कौन सा ऐसा महायुति का जादू रहा, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। मैं जो स्टडी उस स्टडी चल रहा है महाराष्ट्र के विषय में कि मैं फिर उसी चीज पर अडिग हूँ। संघ के बात जो मानी गई, संघ में निस्वार्थी लोग अधिकतर रहते हैं, तो संघ की बात मानने का दिख रहा है राष्ट्र में। पॉलिटिक पार्टीज का जो आकलन होता है प्रोफेशनल्स के आधार पर होता है, और जो संघ के लोगों का आकलन होता है वो एक जबरदस्त निष्पक्ष भाव से आकलन होता है। वो के बाद निर्णय लेते वो निरपेक्ष निर्णय लेते हैं अधिकतर, तो वहां इसी का लाभ मिल रही महाअघाड़ी की। तो महाअघाड़ी मैंने स्पष्ट देखा है कि आपसी विभेद, आपसी भेद एक दूसरे को काटने का प्रयास करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तनुज जी, महाराष्ट्र की राजनीति में दो पार्टियां टूटी, एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, और बार बार हम लोग चर्चा कर रहे थे इस चुनाव को लेकर कि इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है। शरद पवार की पार्टी टूटी, अजित पवार हिस्सा ले गए उसका। उसी तरीके से शिवसेना टूटी तो उनके अनुयायी एकनाथ शिंदे उनका हिस्सा ले गए। अब असली और नकली कौन है? आलोक जी, देखिए बड़े स्पष्ट रूप से ये अगर समझा जाए तो देखिए असली नकली से ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर मुख्य जो चुनाव था इस बार वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया वो ये दो ही दल थे। बाकी अगर हम बात करें एनसीपी पवार, एनसीपी अजित पवार और शरद पवार की, देखिए जनता के अंदर की कंफ्यूजन था, क्योंकि जिनके जो कट्टर समर्थक होते हैं, कट्टर वोटर होते हैं, वो दल के होते हैं, वो आज शिवसेना के कट्टर समर्थक ये कंफ्यूज थे कि उन्हें उद्धव ठाकरे को वोट देना है या एकनाथ शिंदे को वोट देना है। वो कंफ्यूजन उनके साथ में शरद पवार और अजित पवार के बीच में भी था। तो ऐसे कई सारे देखिए कट्टर वोटर्स को बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए उन्होंने दो दल में कंपैरिजन मेजर रूप से करा, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि ये दो दल इंडिपेंडेंट है, बाकी सब दल उन्हीं दलों में से निकले हुए थे महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो लोग हैं, जो जनता है, उन्होंने विकास का साथ देने की सोची, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की सोची, और उसके साथ जो घटक दल रहे हैं जैसे कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे को
दोनों को उन्होंने समर्थन दिया और एक बम्पर जीत, जिसे हम कहेंगे बम्पर जीत, जो हमने देखा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स जो आए थे उससे भी बेहतर परिणाम महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सरकार तो एग्जिट पोल में भी बन रही थी, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर पे आज काउंटिंग डे पर हम देख रहे हैं, वो तो सरकार तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ में 3/4 अपनी जो जिस पे सीटों पे चुनाव लड़े थे उस पर ज्यादा अग्रसर जीत बनाए हुए, वहीं सभी घटक दल भी आगे चल रहे हैं। ऐसे में लगभग 220 सीटों के आसपास का अनुमान एनडीए और घटक दलों का महाराष्ट्र के अंदर महायुति का देखने को मिलेगा। जी नवरत्न जी, इस प्रचंड जीत में, महायुति की इस प्रचंड जीत में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का कितना बड़ा योगदान है? आलोक जी, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि आलू से सोना पैदा नहीं किया जा सकता, आलू की मशीन लगाने से कभी भी सोना पैदा नहीं होगा। उसके लिए जनता के बीच में जाकर के काम करना पड़ता है। जनता ने बहुत नजदीक से देखा है, जैसे अभी यूपी के अंदर उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने एक दलित महिला को मार दिया वोट ना देने के ऊपर खुद से। दूसरा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का बोल रहा है कि यहाँ पर हम चुनाव कैंसिल करा देंगे, चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे रहा है। तो उसको निश्चित जनता ने बहुत नजदीक से देखा है। जनता ने उस चीज के पर अपना विश्वास भाजपा के प्रति दिखाया है, एनडीए के प्रति दिखाया है। उसने देखा है कि हाँ, एक ही पार्टी है जो देश में और प्रदेश को एक डबल इंजन की सरकार बना करके उन्नति के पथ पर आगे लेकर के जा सकती है, प्रगति के पथ पर आगे लेके जा सकती है। जिस प्रकार प्रगति एक गाड़ी के अंदर चारों पहिए अगर बैलेंस ना हो तो गाड़ी अनबैलेंस चलती है, उसी प्रकार अगर प्रदेश और केंद्र के अंदर आपसी समन्वय ना हो तो उस प्रदेश की प्रगति में कठिनाई कहीं ना कहीं आती है। जनता ने उस चीज के लिए खुले दिल से इस बार मोदी जी के प्यार को, मोदी जी के विश्वास को, अपना वोटों के प्रति आभार प्रकट किया है और वोटों से उन्होंने, जनता ने मोदी जी का स्वागत किया है कि मोदी जी, हम आपके केंद्र के काम से बहुत खुश हैं। इसलिए वो जब जनता ने उस चीज को बहुत नजदीक से देखा कि उन्होंने उस चीज के ऊपर आकलन किया कि आलू से कभी भी सोना नहीं पैदा हो सकता। जो लोग आलू से सोना पैदा करते हैं वो लोग बैंकॉक में जाकर के आलू से सोना पैदा करते हैं। जी स्वामी जी, महाराष्ट्र में मदरसा टीचर्स की वेतन वृद्धि का भी फायदा महायुति को मिला है क्या? देखिए, जो दोनों जगहों पर सरकारों ने झारखंड में और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोक लुभावन कार्य किए अंतिम 6 महीने में, इसलिए दोनों जगहों पर जो सरकार थी उसे लाभ मिलता दिख रहा है। जी, झारखंड में भी इसी तरह मैया सम्मान योजना लाई गई और 13 तारीख को चुनाव था और 12 तारीख को सारे महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए दिए गए। तो ये काफी लाभकारी दिख रहा है इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड में। उसी तरह वहाँ वेतन वृद्धि समेत कई लाभकारी कार्य होते हुए दिखे उनके द्वारा, वहाँ जो सरकार थी उसके द्वारा, इसलिए वहाँ वो लाभ ले रही है, यहाँ ये लाभ ले रही है। जी बिल्कुल। तनुज जी, झारखंड में 5 साल की सरकार की एंटी इनकम्पेंसी थी, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे, सिर्फ जेएमएम और हेमंत सोरेन पर ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनके एक मंत्री भी अभी भी जेल में है, आलमगीर आलम। उससे पहले उनके एक राज्यसभा सांसद धीरज साहू, उनके यहाँ 350 करोड़ की बरामदगी हुई थी। उसके बाद भी हेमंत सोरेन कमबैक कर रहे हैं। इसका मतलब हेमंत सोरेन का जेल जाना फायदेमंद रहा क्या? उनको सिंपैथी वोट मिला जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं सत्ता में? तनुज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है तनुज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नवरत्न जी के पास चलेंगे। नवरत्न जी, झारखंड की राजनीति में प्रधानमंत्री जी 6 रैलियां करते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, इस तरीके से तमाम बड़े नेताओं की फौज वहां पर उतार दी जाती है। उसके बाद भी
बीजेपी को वहां पर रिजल्ट मिलता नहीं दिख रहा है। कहां रणनीति में कमी रह गई? आलोक जी, ये पार्टी के विचार करने योग्य विषय है। अब इस तरह संगठन एक अपनी योजना बनाएगा, देखेगा कहाँ क्या कमियां रही हैं। निश्चित प्रधानमंत्री जी ने जो 6 रैलियां की हैं उनमें से हम 10 उन जगहों पे 10 सीटों पर हमने बढ़त हासिल की है और 9 सीटों पर हम जीते हैं, जीत की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं। निश्चित प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का प्यार है वो एक तरफा प्यार दिखाई देता है। और रही बात रैलियां करने की, तो हर पार्टी अपने अपने सीनियर लीडर्स को, नेताओं को, लीडरशिप को उस जगह पर जाकर के काम करने का एक अवसर मिलता है। उसी प्रकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो या फिर संगठन की एक आम इकाई के बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर एक पार्टी के लिए अच्छा काम करने का योजना बनाई थी। जी स्वामी जी, झारखंड में हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार मिथक टूटता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। अभी के आकलन के मुताबिक वो बिल्कुल टूटता हुआ दिख रहा है मिथक। जी तनुज जी, जो ये मिथक टूट रहा है उसके पीछे कल्पना सोरेन का कितना बड़ा हाथ? मुझे लगता है कि तनुज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नवरत्न जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक जी, ये बताइए। नवरत्न जी, संजय राउत जी ने जो बोला है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनको ये जनादेश स्वीकार नहीं है। आलोक जी, पिचानी बिल्ली है वो खंबा निश्चित नोचेगी। अब उनको झारखंड का जनादेश स्वीकार है और महाराष्ट्र में अगर उनकी हार हो गई है तो उनको हार स्वीकार नहीं है। बहुत हास्यास्पद लगता है कि कभी कभी ऐसे सीनियर लीडर ऐसे मूर्खता भरी बातें करते हैं। आप खुद देखिए कितना बड़ा वो जोक कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता के ने जो अपना पूरा विश्वास भाजपा और एनडीए के साथ दिखाया, उनको उसके ऊपर भी एक अविश्वास लगता है। उनको अपने खुद के नेता उद्धव ठाकरे जी के ऊपर जो एक विश्वास है, सिर्फ उनको वही उनकी कहते हैं घोड़े की नाम उनकी सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों तरफ है, बाकी उनका दिमाग और ध्यान कहीं और किसी और तरफ नहीं जाता। तो इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ नवरत्न जी, मनीष कर्णवाल जी, तनुज जी, स्वामी दिव्यज्ञान जी जुड़े। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन इन चुनाव नतीजों ने बता दिया है, बल्कि चुनाव रुझानों ने बता दिया है कि बीजेपी गलतियों से सीखती है और कांग्रेस गलतियां दोहराती है। झारखंड में सरकार रिपीट होना कांग्रेस के लिए राहत की बात है, लेकिन ये भी महाराष्ट्र में अब बाजी कांग्रेस और उसके सहयोगियों के हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो बढ़त गंवाई थी, उससे पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में प्रचंड जीत से वापस पा लिया है। उपचुनाव के ट्रेंड्स भी यही संकेत दे रहे हैं। टीवी 27 न्यूज़ पर चुनाव पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।